नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरी बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया है। तीसरी बड़ी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर एक फर्जी डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ा। और चौथी बड़ी खबर फतेहाबाद से है। स्कूली बच्चों ने शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ को लेकर एक रैली निकाली है। तो ये 4 बड़ी खबर आज सुबह की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर आज दूसरा दिन है। और दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, एक यहां पर फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया गया है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएं कि एक फर्जी डॉक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, रंगे हाथ पकड़ा गया है। चौथी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, यहां पर स्कूली बच्चों ने एक रैली निकाली है। स्कूली बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई। 4 बड़ी खबर आज सुबह की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि यह विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन 7 विधेयक पेश किए गए हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कई तरह के सवाल और जवाब विधानसभा सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर के बारे में हमने आपको बताया, यहां पर फर्जी अस्पताल पर छापेमारी की गई, फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया गया। तीसरी बड़ी खबर भी आपको बता दें, फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तीसरी खबर में तीसरी बड़ी खबर जैसा कि फर्जी डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा गया है। और चौथी बड़ी खबर स्कूली बच्चों ने एक रैली निकाली है। तो अब रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने संबंधित विभागों के मंत्रियों के सामने कई तरह के प्रश्न रखे। सभी संबंधित मंत्रियों ने एक एक कर उनके सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान सदन में बहस भी देखने को मिली और साथ ही कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने बेमौसम बारिश से फसल नुकसान के मुआवजे पर सवाल भी उठाया। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 सितंबर के बाद प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। जलभराव की वजह से काफी फसल को नुकसान पहुंचा। 2022 में हुए नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने 28 अक्टूबर और 9 नवंबर को विशेष गिरदावरी के आदेश भी दिए थे। रिपोर्ट मिलने पर सरकार की हिदायतों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरानी में भी एक रक्त संग्रह केंद्र चलाया जा रहा है। वर्तमान में कालका विधानसभा क्षेत्र की जरूरतों को सिविल अस्पताल पंचकुला में स्थित ब्लड बैंक पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है, जो कालका के केवल 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो कालका से केवल यहां 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कई तरह के सवाल जवाब का दौर सदन में शुरू हो चुका है। हालांकि विपक्ष के पास कई तरह के ऐसे सवाल है सड़क को लेकर, क्योंकि सड़क को लेकर कई तरह के सवाल किए गए, जहां पर खराब सड़कों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़कों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई तरह के ऐसे सवाल भी थे, क्योंकि जिस तरीके से इस साल कम बारिश की वजह से किसानों को फसलों में काफी नुकसान पहुंचा, किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। और इसी कड़ी में विपक्षी नेताओं के द्वारा राज्य सरकार से ऐसे किसानों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, 3 दिवसीय ये शीतकालीन सत्र रहेगा। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल भी हालांकि कई तरह के ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष के द्वारा सरकार से उठाए गए। और आज किसानों की फसल की बर्बादी को लेकर मुआवजा देने की मांग उठाई गई। साथ ही साथ सड़क की बदहाली को लेकर भी विपक्ष के नेताओं ने मुद्दा उठाया है, जिसका जवाब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बखूबी दिया।
विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। दूसरे दिन कई ऐसे सवाल हैं जो विपक्षी नेताओं के द्वारा उठाए गए हैं। कल आपको बता दें कि 5 विधेयक को मंजूरी भी मिली। आज 7 विधेयक पेश भी किए गए। कई तरह के सवाल थे जो विपक्षी नेताओं ने सरकार से की है। बता दें आपको कि सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 2 ध्यानाकर्षण पर भी चर्चा की चल रही है। किरण चौधरी ने हालांकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया। कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती पर चर्चा चल रही है। प्रॉपर्टी आईडी बनाने में गड़बड़ी पर भी कई तरह की चर्चा की गई। कई तरह के सवाल पूछे गए विपक्षी के द्वारा। सदन में कई अहम बिल पर भी चर्चा को लेकर बातचीत चल रही है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब, कल 5 विधेयक को मंजूरी मिल गई। हालांकि कल इतना हो हंगामा तो नहीं था, लेकिन आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही विपक्षी नेताओं की कई तरह के सवाल थे। जैसे वो लगातार कह रही है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, सड़क की बदहाली को लेकर सवाल उठा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो आज विपक्षी के नेताओं ने सदन में उठाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, विधानसभा का जो सत्र होता है वो 2 कामों के लिए प्रमुखतया होता है। एक विधायी कार्य, अर्थात नया कोई कानून बनाना है, पुराने किसी कानून में संशोधन करना है, तो वो विधायी कार्य उसको हम कहते हैं। तो हर सत्र में कोई ना कोई नया कानून, कोई संशोधन, कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है। विधानसभा का वो मूल काम है, लेजिस्लेचर है तो उसका काम लेजिस्लेट करना है। इसके अलावा विधानसभा का कोई भी सत्र प्रदेश के लोगों के अलग अलग मसले, उनकी समस्याएं उठाने का होता है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी देती है और अपने कार्यों का, अपने कार्यक्रमों का, अपनी नीतियों का ब्यौरा भी सदन में देती है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार हरियाणा में जो अच्छे काम हरियाणा के लोगों के लिए कर रही है, हम हमेशा हर सदन के हर सत्र का सदुपयोग उन बातों को सदन के सदस्यों के सामने रखने और हरियाणा की जनता के सामने रखने के लिए करते हैं। अब प्रतिपक्ष की समस्या ये है, हरियाणा का जो विपक्ष है, हरियाणा का विपक्ष कभी भी कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पाता। इनके पास बहुत कोई ठोस मुद्दे होते नहीं, हल्ला करते हैं, सदन में कहेंगे कि हमें बोलने का समय नहीं। ठीक है, मतलब वीरेंद्र जी, आप यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जो वो पेश करे, क्योंकि जो एक कार्रवाई चल रही है वो तो निरंतर चलती रहेगी। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए फोन लाइन पे केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका भी स्वागत है सबसे पहले तो सर। जी नमस्कार। जी, अभी आपने ढींगरा साहब सुना होगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जो सुना जाए उन्हें, मतलब उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पर सुना जाए या फिर कोई आरोप लगाने के लिए उनका ये कहना है कि कुछ ऐसा बचा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, इस सरकार ने 8.5 साल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इस प्रदेश के अंदर लोन का जो है 4 लाख करोड़ का लोन हो चुका। इस प्रदेश के अंदर नौकरियां जो है वो बड़ी बुरी हालात में है और जो इनके रोजगार योजना जो इनकी बना रहे हैं वो प्राइवेट रोजगार योजना है, कच्चा भर्ती रोजगार योजना बना रखी है। उसके अंदर कोई मापदंड नहीं है किस तरह से बनाई जा रही है कच्चा भर्ती रोजगार योजना। बाकी अदरवाइज 1,88,000 के करीब पद खाली पड़े हैं हरियाणा के अंदर। जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो रखे हैं, किसान सड़कों पर है, उनकी गन्ने का भाव जो है वो बढ़ाया नहीं इन्होंने, किसान परेशान हो रखा है। प्रॉपर्टी आईडियां और लगानी शुरू कर दी, प्रॉपर्टी आईडी लगाकर आज रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही, लोग दुखी हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उठा नहीं पा रहे, उठा रहे हैं मुद्दे, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है कोई भी। ये भागने की कोशिश करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष के पास सवाल नहीं है। विपक्ष तो सारी बात लोगों की रख रहा है,
लेकिन जो लोगों को परेशानी आ रही है वो लोग पिस पे जा रहे हैं, और ये जो लोग हैं घी पी रहे हैं, घी इस तरह से पी रहे हैं कि 4 लाख करोड़ का जो इस समय हरियाणा प्रदेश पे कर्जा हो गया, वो पैसा कहाँ गया वो बताना चाहिए इनको, और ये बताना चाहिए कि श्वेत पत्र जारी करें कि वो पैसा कहाँ गया, किस पे खर्च किया, कौन आदमी उसका जिम्मेवार है, और किसने लिया पैसा कर्जा और कहाँ पे खर्च किया, ये बताना चाहिए इनको। मतलब यहाँ पर आप ये कहना चाहेंगे कि सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, और सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऐसे अस्पताल का भंडाफोड़ किया है जो मरीजों के इलाज के नाम पर खिलवाड़ किया करता था। टीम ने अस्पताल को सील करते हुए आरोपियों को काबू कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। साथ ही बिलासपुर थाना पुलिस को शिकायत देकर केस भी दर्ज कराया। दरअसल आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि भेड़ाकला एरिया में फर्जी तरीके से एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस मौके पर मिले एक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताया। पूछताछ पर आरोपियों ने अस्पताल चलाने की स्वास्थ्य विभाग की कोई अनुमति नहीं मिली है। खुद को डॉक्टर बताने वाले व्यक्ति ने BAMS मेडिसिन के दस्तावेज भी दिखाए। अस्पताल में ब्लड जांच के लिए सैंपल लेने के लिए कोई लैब टेक्नीशियन भी नहीं था। बता दें कि अस्पताल में मौजूद दवाएं, ब्लड सैंपल समेत अन्य सामान कब्जे में ले लिए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ग्राउंड जीरो से सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई की गई है, कितने दिनों से अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, एसएमओ में सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने एक लिखित शिकायत दी जी, और शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीएम फ्लाइंग विंग ने एक छापेमारी की और छापेमारी के तहत एक अस्पताल का भंडाफोड़ हुआ। और इसमें जो अमूमन जब अस्पताल रन करते हैं तो उसको लेकर कई फॉर्मेलिटीज होती हैं और अस्पताल प्रबंधन को सरकार से स्वास्थ्य विभाग से परमिशन लेना होता है। पुलिस को यह सूचना थी, सीएम फ्लाइंग विंग को सूचना थी कि ये आसपास के लोग हैं जिसमें विकास यादव और एक और 2 लोग शामिल हैं और फर्जी तरीके से अस्पताल का संचालन हो रहा है। इसमें एक्सरे मशीनें भी लगी हुई है, लैब भी अंदर चल रहा है, स्वचालित है और साथ ही ओपीडी भी देखी जा रही है, लोगों को प्रिस्क्राइब भी किया जा रहा है। जब मौके पर टीम पहुंची और पूछताछ शुरू, पता चला कि एक शख्स है जिसके पास BAMS की डिग्री है, यानी BAMS व्यक्ति वो सभी तरह की इलाज करता था, सारे टेस्ट लिखते थे, एक्सरे कराता था, जबकि एक्सरे मशीन पे भी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जिनकी रिपोर्ट होती है वो भी कोई वहां मौजूद नहीं था। लैब का भी, जब लैब कोई ब्लड या सैंपल लिया जाते हैं, वो जांच किए जाते हैं, उसमें भी जो ऑथराइज पर्सन है वो भी कहीं भी नदारद मिला और सब फर्जी तरीके से चल रहा था। जिसके बाद जब जांच शुरू की गई तो यह भी पाया गया तमाम तरह की अवैध दवाएं वहां से मिली हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। साथ ही फार्मेसी का कोई लाइसेंस या कोई फार्मेसी वहां नहीं मिला। तो तमाम तरह की नेग्लिजेंसी पाई गई और इन तमाम नेग्लिजेंसियों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस अस्पताल प्रबंधन और जो लोग मौके पर मिले, विकास यादव और एक और अन्य 2 शख्स वहां मौके पर मिले हैं, उन दोनों शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया बिलासपुर थाना में। और एक टोटल मामला जो है भेड़ाकला इलाका है, वहां की ये घटना है और अब जांच की जा रही है। साथ ही देखिए सुबह ये सवाल यह भी उठता है कि इस तरह के छोटे छोटे तमाम अस्पताल हैं जो मरीजों की भविष्य के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अमूमन जो लेबर तबका है, क्योंकि उस इलाके में जिस इलाके में अस्पताल संचालित हो रहा था वो इलाका मजदूरों का है, यानी आसपास में मजदूर रहते हैं और वहां वो जाते हैं, उनसे इलाज कराते हैं और निश्चित तौर पर उनके भविष्यों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा था। हालांकि अब मामला दर्ज किया गया है और अब जांच की जा रही है। देखना है कि इसमें क्या कुछ खुल कर आता है और साथ साथ तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो इस तरह से संचालित हो रहे हैं, उन पर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाए। ठीक है सुशील, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर। बल्लभगढ़
में बिना डिग्री के अस्पताल चला रहे एक फर्जी डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी पाई है। बता दें कि आरोपी बल्लभगढ़ के भोरा पब्लिक स्कूल रोड पर आशीर्वाद अस्पताल के नाम से एक क्लिनिक चला रहा था। बता दें आपको कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने मिलकर यहां पर कार्रवाई की। डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया और मरीज जब जाने लगा तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर अस्पताल चलाने वाले पंकज गुप्ता को रंगे हाथ पकड़कर उससे उसके पैसे के कागज मांगे, लेकिन पंकज कोई भी कागज पेश नहीं कर पाया। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे बल्लभगढ़ के एसएमओ ट्रीसी गढ़वाल की माने तो इसने अपने अस्पताल के बाहर बाल रोग विशेषज्ञ लिखा हुआ था और अपनी डिग्री एमडी के रूप में दिखाई हुई थी। जब उन्होंने इसकी डिग्री मांगी तो कोई भी सही कागज वो पेश नहीं कर पाया। देखिए ऐसा है कि सीएम लाइन से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि आशीर्वाद अस्पताल के अंदर एक जो मतलब कि डॉक्टर हैं वो किसी फेक डिग्री के थ्रू काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर छापा मारा और इंस्ट्रक्शन की तो हमें ये मिला कि एक्चुअल में वो डॉक्टर एक्जैक्टली पीडियाट्रिशियन नहीं है, लेकिन जो डिग्रियाँ में मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं उसमें एक्चुअली बीएमएस से सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो उनके हिसाब से जो है कि उन्होंने अब एमडी पीडियाट्रिक इमरजेंसी में काम कर रखा है, लेकिन उसकी डिग्री प्रोड्यूस हमारे पास अभी तक नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली कि बल्लभगढ़ में एक आशीर्वाद हॉस्पिटल है, वहां पे जो डॉक्टर साहब हैं जो एमडी डिप्लोमा पेडिट्रिशियन लिखा हुआ जिन्होंने अपनी डिग्री में बाल रोग विशेषज्ञ, उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। इस आधार पर स्थानीय चिकित्सा विभाग जो एसएमओ साहब थे डॉक्टर मान सिंह, उनके और उनके साथियों की टीम और स्थानीय पुलिस के साथ जब औचक निरीक्षण कल किया गया तो वहां पे जो डॉक्टर साहब डॉक्टर गुप्ता जो मिले उनके पास बीएमएस की डिग्री है, परंतु इस तरह की कोई डिग्री नहीं है कि वो जो एमडी हो और पेडिट्रिशियन हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले पूरी खबर बताएं और फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एक फर्जी डॉक्टर का यहां पे भांडाफोड़ किया गया है, एक अस्पताल का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा था, पूरा मामला बताएं। बिल्कुल सुरभि, कुछ दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि बल्लभगढ़ में बोरा हॉस्पिटल के पास में आशीर्वाद एक हॉस्पिटल के नाम से स्थान है जहां पर बाल रोग विशेषज्ञ बाहर लिखा हुआ है और वो लगातार अपने आप को एक विशेषज्ञ कहते थे, ना कि आरएमपी डॉक्टर की तरह ट्रीट करते थे। लगातार सीएम फ्लाइंग है और स्वास्थ्य विभाग है उसके पास इन लोगों की शिकायतें आ रही थी। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम और डीएसपी राजेश चेची ने अपनी टीम बनाकर एक हॉस्पिटल में भेजी जहां पर उन्होंने देखा कि जो फर्जी डॉक्टर है वो लगातार अपने आप को विशेषज्ञ बता रहा है। उनसे जब कागजात मांगे गए सुरभि, वो कोई भी कागजात पेश नहीं कर पाया। उसके बाद जब राजेश चेची जो सीएम फ्लाइंग के अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, उन्होंने उस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया और उसकी जांच आगे बैठा दी गई है। देखिए, इससे पहले सुरभि मैं और अपडेट करना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले में तमाम ऐसे जो आसपास के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे इस तरीके के आरएमपी डॉक्टर लगातार जो मरीज हैं उनकी जान से खिलवाड़ करते रहते हैं। लगातार स्कैंडल की खबरें आती हैं। ये सब स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों की मिलीभगत से ही होता है। लेकिन जब किसी की शिकायत लगातार विभाग के पास आती है तो सरकारी अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तब जाके ऐसी कार्रवाई हो जाती है। जबकि सुरभि तमाम जिले में कम से कम 100 से ज्यादा इस तरीके के नकली डॉक्टर हैं जो लगातार प्रैक्टिस करके जो मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जी सुरभि। बिल्कुल संजय, आपने यहाँ पे बड़ी बात कही कि प्रशासन की मिलीभगत से ही ऐसे अस्पताल जो है वो इलाके में चल रहे हैं। आपने कहा कि जो कुल संख्या है वो 100 से ज्यादा है। क्या लगता है कि आज जो कार्रवाई हुई है कि इसके बाद कई ऐसे और अस्पताल है जहां पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोया होता है, जिस दौरान जब उनके पास बार बार कंप्लेंट आती है उसके बाद इस तरीके की छुटपुट कार्रवाई की जाती है। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। क्या स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव में जो सीएचसी सेंटर खुले हुए हैं, पीएचसी सेंटर खुले हुए हैं, क्या उनके आसपास उन लोगों की रिपोर्ट इनके पास नहीं होती कि वहां पे इस तरीके के जो नकली डॉक्टर हैं जो मरीजों की जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं, मरीजों को ब्लैकमेल करके बड़े हॉस्पिटलों में लाके भर्ती कराया जाता है, उनके नाम पर जो कमीशन है वो वसूला जाता है। लगातार देखिए, कोरोना काल चल रहा है, अगर इस तरीके के जो बड़े मामले होंगे वो जांच नहीं करते, जांच करने से पहले उनको दवाइयां दे दी जाती हैं, तो मरीजों की जान कहीं ना कहीं खतरे में होती है और स्वास्थ्य विभाग जो है वो कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा करता है। जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया।
तो अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। जिले में शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जत्था पीली मंदोरी से खाबड़ा कला फतेहाबाद और अंत में जाड़की खुर्द पहुंचा। जत्थे के कन्वीनर राज्य उप प्रधान चिरंजीवी लाल जी और एसटीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव सीएन भारती ने कहा है कि हरियाणा सरकार चिराग योजना के नाम से सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। चिराग योजना की पोल खोलने वाले अध्यापक संघ के नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे फतेहाबाद जिले में भी 9 कन्या माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार पदों को समाप्त कर रही है और स्कूलों का निजीकरण भी करना चाहती है। इन सब समस्याओं को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 29 दिसंबर को जींद में जबरदस्त रैली करेगा। सबके लिए पढ़ाई का प्रबंध करके वजीफों का हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद करने के लिए और निजीकरण करने के लिए चिराग स्कूल मर्जर के नाम से स्कूल बंद करने की जो योजनाएं बनाई है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। और जन जागरण के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पूरे हरियाणा में 5 जत्थे चलाए हैं, जिसमें हमारा एक जत्था चौठाला से शुरू होकर के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से जींद में प्रवेश करेगा और 29 तारीख को सभी वर्ग मिलकर हम जोर शोर से रैली करेंगे और सरकारी स्कूलों को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से फतेहाबाद से हमारे संवाददाता रमेश ढाका जुड़ गए हैं। रमेश, रैली को लेकर फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है वो बताएं। जी देखिए, सुरभि बताना चाहूंगा, ये जो फतेहाबाद जिले का ही नहीं पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो जींद के अंदर जो है 29 दिसंबर को जो एक बड़ी रैली का आगाज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने कर दिया है। जैसे अभी देशराज मात्रा जो है इनके सचिव बता रहे थे कि 300 किलोमीटर की दूरियों तक इनके तबादले हो चुके हैं और जिन्होंने चिराग योजना के लिए जो आवाज उठाई थी उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं। और ऐसे हालातों के अंदर कैसे जो गरीब तबका है, गरीब बच्चे होते हैं, वो सरकारी स्कूलों का सहारा होता है। हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो 396 स्कूल जो मर्ज की है, उसके बाद फतेहाबाद जिले का अगर मैं आंकड़ा देना चाहूँ तो 9 जो स्कूल हैं वो इसके अंदर जो बंद हो चुके हैं। और अब ये जो गांव-गांव जाकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जो अध्यापक है, इनका स्टाफ है, वो जाकर गांव-गांव जाकर लोगों को, बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाकर के जो है जागरूक कर रहे हैं। इसके अंदर चिराग योजना की पोल खोलने वाले अध्यापकों को जो सस्पेंड किया वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एक बड़ा आंकड़ा है। और एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, शीतकालीन सत्र जो है हमारा जो शुरू हो चुका है, उसके अंदर अभय सिंह चौटाला ने जो आवाज उठाई थी, उसके अंदर ये कल ये हुआ है कि 4 सालों के अंदर जो आंकड़ा 396 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का पहुंचा, ये एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि गांव के अंदर सरकारी स्कूलों की संख्या घटती जा रही है। और एक इनका जो पीछे था तबादले कहीं ना कहीं किए गए थे, जो उसके अंदर अध्यापकों की पूर्ति नहीं हो पाई है। फतेहाबाद जिले की बात करूं तो परसों का जो मामला था भट्टूकला खंड के गांव ढांड का, जहां पर 3 अध्यापक, मेन अध्यापक जो है 3 सब्जेक्टों के, वो पूरे नहीं है। बच्चों की शिक्षा की अगर बात की जाए, कैसे हो पाएगी शिक्षा? और अभी 2 महीने शेष रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के। सरकारी स्कूलों को लगातार जो कहीं ना कहीं एक बंद किया जा रहा है, उनमें मर्ज करके कह रहे हैं कि छटाव पूरा हो जाएगा, वहां पर पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसे नहीं होता नजर आ रहा है। सुरभि, ये हमारी हरियाणा सरकार को पुनः एक संज्ञान लेना होगा और इस समस्या का हल तुरंत करना होगा, क्योंकि एक बड़ी रैली का आगाज जींद के अंदर जो है 29 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसके लिए भी लोगों को लगातार जागरूक करने का काम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ कर रहा है। बिल्कुल रमेश, कई तरह की मांगे हैं हालांकि इस दौरान, लेकिन जो क्या मुख्य मांगे हैं, क्योंकि एक तरफ आरोप ये भी लगाया जा रहा है सरकार पे कि सरकार जो स्कूलों का निजीकरण कर रही है और इसी वजह से रैली निकाली जा रही है, तो जो प्रदर्शनकारी है जो रैली निकाल रहे हैं उनकी क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगों की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए कि मर्ज करने का जो नाम था, कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर, जैसे तीसरा मात्रा से हमें पता चला, एक गांव के अंदर 4 स्कूल होते थे, वहां पर मर्ज कर दिए गए आपस में। तो अध्यापक पहले ही कम थे, उनको मर्ज कर दिया गया है। तो अब क्या पढ़ाई हो पा रही है? अभी भी नहीं हो पा रही है। यानी कि स्कूलों के अंदर क्या है कि गरीब तबका होता है, मीडियम वर्ग होता है, किसान परिवार होते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर ही अपना पढ़ाई करके जो आगे कहीं ना कहीं निकल रहे। प्राइवेट स्कूलों में हर बच्चा नहीं जा सकता। ऐसे हालातों में स्कूलों का कम होना, अब ये देखिए, ये अभय सिंह चौटाला ने शीतकालीन सत्र में जो आवाज उठाई थी, विधायक हैं सिरसा साइड से,
जिन्होंने जो पता किया तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये विधानसभा के अंदर जो शीतकालीन सत्र के अंदर बात रखी 396 स्कूलों का कहीं ना कहीं बंद होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो निजीकरण मुख्य आरोप है लोगों का और ये कहना है कि निजीकरण को बंद करना होगा। फिलहाल रमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।